मैं क्यों लिखता हूँ? यह एक आत्मपरक निबंध है। इसमें जो इस लेख के लेखक हैं अज्ञे जी, उन्होंने अपने लेखन की मूल प्रेरणा पर प्रकाश डाला है, यानी कि लिखने के कारणों को ढूंढने का प्रयास किया है। कठिन प्रश्न लिखने की प्रेरणा का सवाल जितना सीधा प्रतीत होता है उतना है नहीं। इस प्रश्न का संबंध लेखक या कवि के अंतर्मन से है। इसलिए संक्षेप में इसे बताना या कहना संभव नहीं है। इस बारे में उतना ही कहा जा सकता है जितना औरों के लिए उपयोगी हो। सबसे पहले तो सार की तरफ बढ़ते हैं। आत्मज्ञान की प्रेरणा। लेखक इसलिए लिखता है क्योंकि वो जानना चाहता है कि वो लिखता क्यों है, क्योंकि बिना लिखे इस प्रश्न का जवाब नहीं मिल सकता। इसलिए वह लिखता है और वह लिख कर ही अपनी आंतरिक प्रेरणा को समझ पाता है कि वो आंतरिक विवशता के कारण लिख रहा है और उस आंतरिक विवशता से मुक्ति पाने के लिए वह लिखता है। और लेखक के अनुसार सभी कृतिकार इसी प्रेरणा से लिखते हैं। यद्यपि कुछ लेखक ऐसे भी हैं जो बाहरी कारणों से या बाहरी व्यवस्था से भी लिखते हैं, जैसे संपादकों के आग्रह से, प्रकाशक बार बार कह रहे हैं कि लिखो, या आर्थिक जरूरतों के कारण, भाई पैसा कमाना है, जीव घर गृहस्थी चलाना है। परंतु कृतिकार ईमानदारी से जानता है कि उसकी कौन सी कृति भीतरी प्रेरणा का फल है और कौन सी बाहरी प्रेरणा का, कि यानी कि वो जो एक आंतरिक अनुभूति से लिखी हुई है या बाह्य कारणों से। और वास्तव में कुछ लेखक इतने आलसी होते हैं कि वे बिना किसी बाहरी दबाव के लिख ही नहीं पाते। उनकी स्थिति उसी आदमी जैसी होती है जो अलार्म बजने की प्रतीक्षा में बिस्तर पर पड़ा रहता है। और जहां तक लेखक की बात है, उसके जीवन में ऐसी कोई बाधा नहीं है। लेखक के को लगता है कि अगर उसे बाह्य कारण ना भी मिले तब भी वो लिख लेता है, पर बाह्य कारण मिल जाए तो इसमें कोई हानि वाली बात भी नहीं है। अब भीतरी व्यवस्था का उदाहरण देखते हैं। लिखने की भीतरी व्यवस्था को समझाना कठिन तो है, इसका उदाहरण ही दिया जा सकता है। अब जैसे लेखक एक विज्ञान का नियमित छात्र रहा है, विद्यार्थी रहा है, इसलिए उसने अणु, रेडियम धर्मी तत्व तथा अणु भेदन की बातों को समझा था, क्योंकि उसके अपने सिलेबस में थी सारी बातें। उसे रेडियो धर्मिता के प्रभाव का पुस्तकीय ज्ञान तो था, सैद्धांतिक नॉलेज थी, पर प्रैक्टिकल नॉलेज कुछ नहीं थी। जब जापान में अणु बम गिरा तो उसके परवर्ती प्रभावों का ज्ञान भी हुआ कि उसका क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं। उसके मन में विज्ञान के दुरुपयोग के प्रति बुद्धि का विद्रोह स्वाभाविक था, किंतु वह अनुभूति के स्तर पर नहीं उतरा था। इसलिए उसने इस विषय में कोई कविता नहीं लिखी। हाँ, एक बार युद्ध के समय उसने पूर्वी सीमा पर सैनिकों को ब्रह्मपुत्र नदी में बम फेंक कर हजारों मछलियों को मारते हुए देखा था। उसी से उसे ज्ञान हुआ कि किस प्रकार जापान में भी लाखों जीवों का व्यर्थ नाश हुआ, कि भाई मछली चाहिए तो थोड़ी सी और मार दी इतनी सारी लार्ज स्केल पर, तो ये जीव का व्यर्थ नाश ही तो है। ऐसे ही हिरोशिमा नागासाकी में हुआ। प्रत्यक्ष अनुभव और अनुभूति का अंतर कवि को जापान जाने का अवसर मिलने पर हुआ। उसने हिरोशिमा का वह अस्पताल भी देखा जहां रेडियम पदार्थों से पीड़ित लोग कष्ट पा रहे थे। इस प्रत्यक्ष अनुभव से भी उसे अनुभूति नहीं जागी, अनुभव हुआ। और अनुभूति जो है अनुभव से गहरी चीज है। अनुभव घटित घटना का होता है, यानी कि जो भी घटना घटित हुई वो अनुभव है, किंतु अनुभूति संवेदना और कल्पना के सहारे उस सत्य की होती है जो कृतिकार के साथ घटित ना होते हुए भी कृतिकार की आत्मा में ज्वलंत प्रकाशित हो उठती है। यानी कि वो अनुभूति क्या होती है जो उस लेखक या कृतिकार के साथ घटित नहीं होती, पर वह उसे ऐसा लगता है कि वो उसके साथ घटा है। लेखक ने हिरोशिमा में सब कुछ देखकर भी तत्काल उस समय कुछ नहीं लिखा। और एक दिन वो हिरोशिमा में सड़क पर घूम रहा था, उसने एक पत्थर पर पिघले हुए मानव की छाया को देखा। शायद विस्फोट के समय कोई मनुष्य वहां पत्थर के सामने खड़ा होगा और विस्फोट के कारण बिखरी हुई रेडियम धर्मी किरणें उसमें रुद्ध हो गई होंगी, समा गई होंगी, और उसने उस व्यक्ति को भाप बनाकर उड़ा दिया होगा और उस पत्थर पर उस मनुष्य की छाया जो है वो
छप गई, प्रत्यक्ष हो गई, और बाकी का पत्थर जो है वो झुलस गया, और जहां जिस आकृति में वो मानव खड़ा था वो सफेद रह गया। और लेखक के मुंह पर मानो थप्पड़ सा लगा, मानो उसके मन में एक सूर्य सा उगा और डूब गया। यह उसके लिए अनुभूति प्रत्यक्ष था, और उसने उस समय अपने आप को हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता महसूस करा, और उसके अंदर से कविता लिखने की एक मजबूरी या विवशता जागी, और उसके अंदर की आकुलता बुद्धि के क्षेत्र से बढ़कर संवेदना के क्षेत्र में पहुंच गई, और वह उसके लिए अनुभूति जन्य हो गया। और लेखक ने हिरोशिमा पर कविता लिख डाली। यह कविता उसने जापान में नहीं बल्कि भारत लौटकर रेलगाड़ी में बैठे बैठे लिखी थी, पर यह कविता उसकी अनुभूति जन्य थी। लेखक को कविता के अच्छे बुरे होने से कोई मतलब नहीं है, वह कविता पर अनुभूति प्रसूत है, अनुभूति से पैदा हुई है, उसके लिए यह महत्वपूर्ण है। तो कुल मिला के इस पाठ का जो मेन बिंदु है, लेखक और कृतिकार में अंतर। लेखक वो होता है जो बाह्य दबाव यानी कि बाह्य व्यवस्था के कारण लिखता है, और कृतिकार वो होता है जो आंतरिक व्यवस्था के कारण लिखता है, यानी कि उसे आंतरिक अनुभूति होती है तो वो लिखता है। और कृतिकार का जो रचना कार्य है, जो भी वो रचता है वो कृति कहलाता है, और लेखक जो बाह्य दबावों के कारण लिखता है उसका कार्य, रचना कार्य, लेखन कहलाता है। तो एक है, दूसरा पॉइंट है इसका, जो मेन पॉइंट है, अनुभव और अनुभूति में अंतर। अनुभव होता है घटित का, यानी कि जो भी प्रत्यक्ष हमारे सामने घटा वो अनुभव है, और अनुभूति जो है अनुभव से गहरी चीज है। अनुभूति वो होती है कि जब हमें कुछ तो तथ्य पता होता है और कुछ हम कल्पना का सहारा लेते हैं, और हम उस सत्य को आत्मसात कर लेते हैं जो वास्तव में हमारे साथ घटा नहीं है, पर हमें ऐसा लगता है कि वो जो घटना है जो वो हमारे साथ घटी है। अनुभूति हमेशा अनुभव से ही पैदा होती है, पर ये जरूरी नहीं है कि हर अनुभव अनुभूति का रूप ले। और दूसरा, एक लेखक ने ब्रह्मपुत्र में नदी के माध्यम से ये बताने का प्रयास किया है कि जिस तरह से सैनिक ब्रह्मपुत्र नदी में बम फेंक कर हजारों मछलियों को मार देते थे, जबकि उन्हें खाने के लिए थोड़ी सी मछलियां चाहिए होती थी, तो इस तरह का जीवों का व्यर्थ नाश मानवता के लिए उचित नहीं ठहराया जा सकता, मानवता की दृष्टि से। और उसी तरह से अमेरिका जैसे देशों ने जापान को और जर्मनी को सबक सिखाने के लिए हिरोशिमा और नागासाकी पर अणु बम का प्रयोग किया, उसे भी किसी भी दृष्टि से, मानवीयता की दृष्टि से हम सही नहीं ठहरा सकते, क्योंकि अपने निजी स्वार्थ के लिए आम जनता को अपने विद्रोह का, अपने शत्रुता का माध्यम बनाना सही नहीं ठहराया जा सकता। क्योंकि हिरोशिमा, जैसा कि आप जानती हो, हिरोशिमा नागासाकी में लाखों लोगों को उस विध्वंस का सामना करना पड़ा था, कितने हजारों लाखों लोग मरे थे, और उनका, उस अणु बम का दुष्प्रभाव इतना हुआ था कि आने वाली पीढ़ी भी उसका शिकार बनी थी, लोग, बच्चे विकलांग पैदा हुए थे, तो इसे किसी भी मायने में सही नहीं ठहराया जा सकता। तो ये व्यक्ति की दूषित प्रवृत्ति का परिचायक है। मुझे उम्मीद है कि आपको मैं क्यों लिखता हूँ कहानी का सार समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी प्रश्न है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। और इस पाठ के प्रश्नोत्तर भी मैंने अपनी वीडियो में अपलोड किए हुए हैं, आप वहां से प्रश्नोत्तर देख सकते हैं। और इसके अलावा इस पाठ में जो अतिरिक्त प्रश्न बने हैं वो भी मैंने उसी वीडियो में दिए हुए हैं। और अगर आपको ये सार अच्छा लगा हो, मेरा बताने का तरीका अच्छा लगता हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।